अध्ययन या 1 साल के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम भारत की लेन देन की तुला का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें हम या तो एक पूरे साल की जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च उसका अध्ययन कर सकते हैं, या 3 मंथ्स के क्वार्टर ऑफ ईयर का कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से जो पूरे व्यापार में हम जानते हैं कि किसी भी देश का दूसरे देशों के साथ कौन कौन सी बातों का व्यापार होता है। एक तो वस्तुओं की लेन देन होती है, वस्तुओं के साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था में सर्विसेज की भी लेन देन होती है, बैंकिंग सर्विस हो, इंश्योरेंस सर्विस हो, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सारी सर्विसेज की भी एक दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है। पहले ऐसा था कि वस्तुओं का ही व्यापार होता था, अब सारी सर्विसेज का भी व्यापार होता है, तो इन सब का समावेश होता है। दूसरा लेन देन होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें दूसरे देशों में जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाएं जैसे IMF, IBRD, इन सब के द्वारा किसी देश को अगर लोन दिया जा रहा है, इन सब का समावेश यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा जो गोल्ड, सोना या फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी की लेन देन होती है, वो भी सब इसमें इंक्लूड की जाती है। इसके जब हम स्ट्रक्चर इसका समझेंगे तो इन सभी बातों के ऊपर हमारा अलग से विस्तार से समझौती ली जाएगी। एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि जिस देश के लेन देन की तुला का अध्ययन किया जाता है, उनका पूरा ऑडिट उसी देश की करेंसी में किया जाता है। जैसे भारत के लेन देन की तुला का हम अध्ययन करते हैं, तो भारतीय करेंसी, जो भारतीय मुद्रा है रुपया, उसमें हम यहाँ पर काउंट करेंगे। अगर US की है तो डॉलर में। आमतौर पर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो US डॉलर में या पूरे किसी देश की GDP काउंट की जाती है तो भी इंटरनेशनल मुद्रा में की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये विशेष बात होती है कि जिस देश की लेन देन की तुला, जिस देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट अध्ययन की जाती है, एनालाइज की जाती है, वो उसी देश की करेंसी में की जाती है। तो भारत की अगर लेन देन की तुला का अध्ययन करना है तो रुपये में किया जाएगा। नाउ अब हम कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो है ये एक स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का स्ट्रक्चर है। इन सब में जो जो अकाउंट्स ले जाते हैं, जैसे करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसके साथ साथ सब अकाउंट्स का भी परिचय हम लोग लेंगे। जैसे ये इसको एक के बाद एक विस्तार से हम लोग समझेंगे। पहले इसके अकाउंट्स एंड सब अकाउंट्स के हेडिंग्स, टाइटल समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है करंट अकाउंट, जिसमें मर्चेंडाइज ली गई है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है जिसमें दृश्य वस्तुओं का व्यापार होता है। जैसे एक आम अकाउंट लिखा जाता है जिसमें जमा और उधार, क्रेडिट एंड डेबिट होते हैं, वैसे ही ये लेखा जोखा तैयार किया जाता है। सबसे पहला इसमें आता है करंट अकाउंट। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की कि जैसे विदेशी व्यापार सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता है, वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी होता है। जिसमें कौन कौन सी सेवाओं का समावेश कर सकते हैं हम, जिसमें टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल एंड अदर सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड अदर इन्वेस्टमेंट इनकम, ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड ग्रांट्स, ये सभी बातों का। इसके बाद आता है जो है कैपिटल अकाउंट। इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट्स के थ्रू जो की जाती है, पर्सनल एंड प्राइवेट भी होती है, ये सारे कैपिटल अकाउंट में आता है। थर्ड इज़ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो सेंट्रल बैंक की होल्डिंग्स या उसके द्वारा जो किया जाता है। अब इसको एक के बाद एक थोड़ा सा हम विस्तार से समझे। सबसे पहले तो जो है वो है करंट अकाउंट या मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज जैसे इसमें वस्तुओं का व्यापार होता है। भारत से जैसे कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता है, हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम लोग मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, वैसे बहुत सारी वस्तुओं का हम लोग आयात करते हैं। उसके साथ साथ हमारा निर्यात भी होता है। निर्यात में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टी, स्पाइसेस जैसे चाय, मसाले, कॉफ़ी, इंजीनियरिंग गुड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ये सब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो इन सभी बातों का जो वस्तुओं का व्यापार है वो आता है मर्चेंडाइज में। उसके बाद सर्विसेज है।
भारत से जब विदेशों में लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट टूरिज़्म भी आता है, मान लो कोई स्टूडेंट्स भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं, वैसे ही हो सकता है कि बाहर के टूरिस्ट भारत में आए, नेताओं की विदेश यात्रा, इन सभी बातों का जो समावेश होता है वो है टूरिज़्म में। ट्रांसपोर्टेशन, जो हम टूरिस्ट के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आती है, प्रोफेशनल एंड अदर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड सर्विसेज, या बहुत सारी और भी हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्विसेज ले और देते हैं, इन सब का यहाँ पर समावेश होता है। फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाती है या फिर की जाती है प्राइवेट रेमिटेंसीज के द्वारा। ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें ट्रांसफ़र जो ऐसा लोन या कैपिटल का ट्रांसफ़र होता है जिसको वापस नहीं लौटाना होता, या जैसे कि गिफ्ट इसमें शामिल हो सकती है, विदेशियों को के द्वारा भारतीय लोगों को, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र हम कहें तो विदेशी के द्वारा किसी भारतीय सिटीज़न को गिफ्ट दी गई है, या भारत के किसी सिटीज़न के द्वारा विदेशी को गिफ्ट दी गई है, तो ये इसमें समावेश होता है। प्राइवेट कैपिटल अकाउंट जिसमें आता है, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ आएगी, फिर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बैंकिंग फ्लोज, अदर पोर्टफोलियो कैपिटल। हम जैसे कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, भारत के लोगों के द्वारा विदेशों में जो निवेश किया जाता है वह, या विदेशियों के द्वारा जो भारत में निवेश किए जाता है वह, ये सभी ट्रांसफ़र और कैपिटल्स में यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है, इन सब का समावेश कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी हो सकती है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी कैपिटल हो सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, वो भी इसमें आता है। किसी भारत के लोगों ने बाहर विदेशी संस्था में निवेश किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मान लो कि किसी विदेशी ने भारत की कंपनी के शेयर्स परचेज किए, विच इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इसमें आता है। उसके बाद जैसे कि ये है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, जो लोग अकाउंट से परिचित होंगे उनको ये पता होगा कि किसी भी, मान लो कि किसी भी इंडिविजुअल खाते में या अकाउंट में इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन हम इसको तुला या बैलेंस कहते हैं। ये बैलेंस जो एंड में जितना भी आता है उसको हम लोगों को बैलेंस रखना पड़ता है। वस्तु व्यापार जो होता है, मर्चेंडाइज, इसमें इंटरनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब इम्बैलेंस या असमतुला दूर करने के लिए क्या करें? असमतुला दूर करने के लिए कैपिटल अकाउंट का उपयोग किया जाता है। कैपिटल अकाउंट के बाद भी बैलेंस अगर समतुला में ना हो, असमतुला ही रहे, तो जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है या सेंट्रल बैंकों के द्वारा जो गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा के द्वारा इसको बैलेंस या इम्बैलेंस में कहा जाता है। अब एक समय ऐसा था कि किसी भी देश की प्रतिष्ठा उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान की तुला की समतुला के साथ जुड़ी हुई होती थी। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो, यानी कि निर्यात से होने वाली इनकम अगर ज़्यादा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होने वाली अगर खर्च, इंपोर्ट से होने वाला जो खर्च अगर कम है, यानी कि सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, तो वह देश की इकोनॉमी प्रतिष्ठित कही जाती थी। लेकिन आधुनिक अर्थतंत्र ये मानता है कि भुगतान की तुला में अगर सरप्लस होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर सरप्लस रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस हैं। अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस होने के कारण अभी जितना विकास हो सकता था उससे विकास कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भी साधन हम लोगों को मिल रहे हैं उनका अभी पूरा उपयोग नहीं हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या यूजेस है, इसमें हम आगे विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हमने 3 अकाउंट्स देखे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो इन सब के
क्या क्या उपयोग हैं, उसका कैसे उसको एनालिसिस करते हैं और उसको कैसे समझते हैं, हम धीरे धीरे एक के बाद एक पॉइंट समझेंगे। भुगतान तुला का ये स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होता है, अभी हम लोगों ने समझा। अब भुगतान तुला में जो जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उन शब्दों को हम समझते हैं। उसमें जैसे कि हम लोगों ने कुछ शब्द ऐसे दिए हैं कि मर्चेंडाइज, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये सारे शब्द एक्चुअली उसके अर्थ क्या होते हैं ये उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला है मर्चेंडाइज या उसको विजिबल्स कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, प्राचीन समय में जब वस्तुओं का व्यापार किया जाता था तो अधिक तौर पर ये समतुला या भुगतान की तुला जो है इसी स्थान पर आकर के रुक जाती थी। वस्तुओं की तुला, वस्तु या विजिबल्स वो होते हैं जिसका भौतिक स्वरूप होता है, निश्चित आकार होता है, उसको छू सकते हैं, वो खराब हो सकती है, टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन वस्तुओं का उपयोग जो मर्चेंडाइज कहा जाता है, इसमें आने वाला, आयात होने वाली वस्तुएं और निर्यात होने वाली वस्तुओं के ऊपर जो किया जाने वाला खर्च है वो इसमें रखा जाता है। हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थतंत्र वह है कि जो सिर्फ वस्तुओं का व्यापार नहीं करता है, वस्तुओं के अलावा जो सर्विसेज हम लोग आयात या निर्यात करते हैं, जैसे कि हम लोगों को बैंकिंग सर्विस, हम अगर विदेशी बैंक जो भारत में अपना काम कर रही है या भारत का कोई बैंक है जो विदेश में काम कर रहा है, टूरिज़्म सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, जो वस्तु नहीं है वो हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करती है, इसलिए जिसकी हम कीमत चुकाते हैं वो है सर्विसेज। हम वस्तु और सेवाओं का दोनों का व्यापार करते हैं। इसमें आगे एक जो शब्द हम लोगों ने जिसका परिचय लेना है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या और दूसरा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो वर्ड है उसमें हम लोग मर्चेंडाइज, जो विजिबल्स दृश्य वस्तुओं का व्यापार होता है, उसको हम समाविष्ट करेंगे जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, यानी कि व्यापार तुला। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक में होता है व्यापार तुला और जो दूसरा होता है जिसमें इंक्लूड किया जाता है इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज, जहां पर सिर्फ दृश्य वस्तुओं के व्यापार का ऑडिट किया जाता है, वो है व्यापार तुला। अगर इसके साथ हम इनविजिबल्स या सर्विसेज को भी जोड़ देते हैं तो वो होता है करंट अकाउंट, हमारा व्यापार लेन देन की तुला का अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ट्रांजैक्शंस। अब करंट अकाउंट वो है जिसमें वस्तु और सेवाओं के दोनों का व्यापार हम लोग करें। मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों का व्यापार मिलाकर बैलेंस करंट अकाउंट का होता है। सिर्फ मर्चेंडाइज हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और मूवमेंट देखा था जो कि कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो में किसी दूसरे देशों के सिटीजन्स के द्वारा भारत में किया गया निवेश या भारत के लोगों के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया निवेश, यानी कि कैपिटल पूंजी की आयात और निर्यात होती है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मिलकर जो भी इम्बैलेंस होता है, जो भी असमतुला होती है, वो दूर की जाती है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस के द्वारा। क्योंकि ये सारी जो मान लो कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ये सब में निजी क्षेत्र भी जुड़ा हुआ होता है। अब निजी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसके द्वारा जो आयात और निर्यात होता है वह किसी तरह से संतुलित हो, मतलब कि जितना निर्यात हो उतना ही आयात हो, ये ज़रूरी नहीं है और ना ही हो सकता है। लेकिन बैलेंस को संतुलित बनाने के लिए, बैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा जो भी मूवमेंट होता है वो होता है। सेंट्रल बैंक्स के द्वारा या तो गोल्ड या विदेशी मुद्रा, सोना या विदेशी मुद्रा का जो भी मूवमेंट होता है वो उसमें लिया जाता है। इसका मतलब है ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने
इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान तुला में देखी है। आगे चलकर हम लोगों को ये समझना है हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान तुला का अध्ययन क्यों करते हैं। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखें कि करंट अकाउंट बैलेंस एज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेस और अंडरस्पेंडिंग। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल हम लोग जो करें उसमें आता है कि भारत की मान लो कि तुला में असमतुला है, भारत के पास 29,000 करोड़ रुपए की बचत है। इसका मतलब है कि भारत के 29,000 करोड़ रुपए अंडर यूटिलाइज्ड है। या मान लो कि भारत की असमतुला नेगेटिव है, यानी कि आयात अधिक हो रही है, आयात बिल बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ओवर स्पेंडिंग है। तो भारत या किसी भी देश का जब हम अध्ययन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसका अधिक खर्च होता है या कम खर्च होता है, तो इसका इंडिकेटर है। दूसरा मुद्दा है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा टू अंडरस्टैंड मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। आयात और निर्यात के द्वारा किसी भी देश की मुद्रा की डिमांड माप सकते हैं। मान लो कि भारत से निर्यात बढ़ रहा है, भारत की चीज़ों का निर्यात बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी कि भारत के रुपए की डिमांड बढ़ेगी। अगर भारत के रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे जो मुद्राएं हैं उसके साथ उसका विनिमय दर परिवर्तित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट जो भी परिवर्तित होगा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट का जानना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा एक्सप्लेन चेंज इन मनी सप्लाई। मान लो कि भारत में कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है, मान लो कि भारत की वस्तुएं ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही, तो विदेशी लोग भारत की चीज़ें बहुत खरीद रहे हैं, तो भारत को एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम ज़्यादा होगी। इससे भी भारत में पैसों का प्रमाण यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। कैपिटल इनफ्लो से भी बढ़ सकता है। तो भारत में कुल मुद्रा का प्रमाण कितना है ये इससे हम लोगों को जान सकते हैं। या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि मान लो कि भारत से होने वाली इंपोर्ट यानी कि भारत की आयात बढ़ रही है, भारत दूसरे देशों में ज़्यादा निवेश कर रहा है, तो भारत से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। भारत में मुद्रा का कितना प्रमाण है, सप्लाई ऑफ मनी कितना है, ये भी जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टू असेस रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इनफ्लो एंड आउटफ्लो डेटा ऑफ एफडीआई। किसी भी देश में अर्थतंत्र में विदेशी मुद्रा से हुआ इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका पता चल सकता है हम लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा टू असेस रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कैपिटल मूवमेंट जो होता है, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसमें न सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का महत्व होता है, लेकिन किसी देश के विकास में पूंजी का इनफ्लो यानी कि आगमन कितना होता है उसके भी महत्व होता है किसी भी देश के विकास का। तो कैपिटल इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। मान लो कि कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है, इसका हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिल सकती है। कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है इसका मतलब है कि भारत का अर्थतंत्र स्थिर है, भारत के अर्थतंत्र में लोगों को विश्वास है और भारत के विकास की संभावनाएं बढ़ रही है। कैपिटल इनफ्लो से होता है। अगर मान लो कि भारत की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, अगर वो उसमें स्थिरता नहीं है, भारत की अर्थतंत्र में विकास की संभावनाएं नहीं है, तो भारत से कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाएगा। भारत में कैपिटल आएगी नहीं, भारत के लोग भी बाहर के देशों में निवेश करेंगे। इसका मतलब है कि भारत में कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है इसका हमें पता चल सकता है और उसका विकास में कितना योगदान रहा है। एफडीआई का कितना रोल है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का कितना रोल है, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चल सकता है। नेक्स्ट जो है टू एनालाइज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। ग्लोबलाइजेशन से उत्पादन के साधनों की और वस्तुओं की गति बढ़ गई है। मूवमेंट बढ़ने के साथ साथ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती है, एक दूसरे अर्थतंत्र के ऊपर उसके प्रभाव को पता चल सकता है। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण से उत्पादन के साधनों का कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है
और उसमें किसी पर्टिकुलर देश जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, अर्थतंत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। एक उदाहरण ले सकते हैं कि भारत में कुछ समय पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी निर्यात करनी पड़ती थी। हमारी जो खेती प्रधान अर्थव्यवस्था है उसके होते हुए भी भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोगों को कैपिटल गुड्स ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग एक उदाहरण देखने वाले हैं जिसमें ये सारी बातों का पता हमें चलेगा। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, तो ये सारे यूजेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब जैसे कि भारत का उदाहरण लेते हुए हम लोग इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसका प्रभाव, इन सब का सबको समझने की कोशिश करें। भारत का जो उदाहरण है इसमें मेन एक्सपोर्ट कितना हुआ, यहाँ पर 1970, 71 और 2008 और 9 का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मिनरल फ्यूल्स, इन सब का कितना एक्सपोर्ट होता था इसका उदाहरण दिया गया है। तो 1970-71 में 487 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात किया था जो टोटल निर्यात में 31% थे, लेकिन 2008-9 में वो 77,000 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि मुद्रा के रूप में निर्यात बढ़ गया है, लेकिन अगर उसका परसेंटेज शेयर देखें तो एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट 31% से 9% हो गया है। तो कौन सी चीज़ों का निर्यात ज़्यादा हो रहा है? अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1970-71 में 56% जितना हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का निर्यात था, अब उसका शेयर बढ़ गया 71%। वैसे ही मिनरल फ्यूल्स जो हम 0.8% जितना निर्यात करते थे उसका 15.1%, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जैसे हम लोगों ने अभी पॉइंट जैसे समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अध्ययन करने से हमें ये पता चल सकता है कि किसी क्षेत्र का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम निर्यात में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, उसका महत्व कम हो रहा है, पहले 31% जितना, क्योंकि भारतीय अर्थतंत्र कृषि प्रधान था, इसलिए जो भी निर्यात होती थी उसमें कृषि का क्षेत्र महत्व ज़्यादा था। अब हम लोग मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मिनरल फ्यूल्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब का शेयर बढ़ रहा है। अब हम एक नज़र करते हैं इंपोर्ट के ऊपर, तो भारत में ज़्यादा इंपोर्ट कौन सी बातों की हो रही? अब देखिए इसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम लोग पहले 18% जितनी प्रोडक्ट्स जो आती थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोगों को आयात करनी पड़ती थी, अब उसका इम्पोर्टेंस मान लो कि सिर्फ 2% 2008-9 में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल 59% हम लोग, या 965 करोड़ रुपए का हम लोग रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का हम लोग इंपोर्ट करते थे। अब 11,29,356 करोड़ रुपए, या परसेंटेज में देखें तो 82.15% जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और रॉ मटेरियल का। एक्चुअली ये हम पॉजिटिव इम्बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, ये ज़्यादा इंटरमीडिएट गुड्स या मशीनरी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि भारत के विकास में जो योगदान देने वाला है, या भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंस कम हो गया है। पहले करोड़ रुपए में अगर हम देखते हैं तो 404 करोड़ से 2,16,000 करोड़ रुपए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज 24% से लेकर के 15% हम लोगों के ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है। कहा
कि 8 लाख जो टोटल हम लोगों का निर्यात होता था, यानी कि निर्यात से हम लोग कितना कमाते थे, तो 8,40,000 करोड़ रुपए हम लोग कमाते थे 2008-9 में, और 1,525 करोड़ रुपए 70-71 में। वैसे ही टोटल हमारा इंपोर्ट के ऊपर खर्च होता था 13 लाख रुपए का, और 70-71 में हम लोगों ने कुल खर्च किया था 1,634 करोड़ रुपए का। अब इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो हमारा भारतीय अर्थतंत्र ज़्यादा निर्यात से कमाता है ज़्यादा या आयात के ऊपर खर्च ज़्यादा करता है, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो भारत में 70-71 में हम लोगों का 1,634 रुपये और 1,525 रुपये की, यानी कि हमारा इन अनफेवरेबल अकाउंट था, जो असमतुला थी, यानी कि हम लोगों का आयात के ऊपर जो खर्च होता था वो ज़्यादा था। हम 1,600 करोड़ रुपए खर्च करते थे बिल चुकाने में, और हमारा जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से होने वाली हमारी इनकम थी वो 1,500 करोड़ रुपए थी, यानी कि अनफेवरेबल है। 2008-9 का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जितना इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से हमें पेमेंट करना होता है वो 13 लाख रुपए है, और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम है वो 8 लाख रुपए है। इसका मतलब है अगेन इट इज़ इन नेगेटिव इम्बैलेंस। तो नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना अपने आप में इतना खराब नहीं है, लेकिन अगर हम एनालाइज करते हैं कि हमारा कौन सी वस्तुओं का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। मान लो कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जिसका इंपोर्ट कम कर सकते हैं, जिसका डोमेस्टिक किसी देश में, अपने ही देश में हम अगर उत्पादन करें तो देश में ही उसका उत्पादन भी होगा और हम लोगों का भुगतान समतुला भी फेवरेबल हो सकती है। हो सकता है कि हम कौन सी चीज़ की निर्यात बढ़ा सकते हैं, हम कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम बढ़े। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक उदाहरण, और हम लोग कुछ चीज़ें भी ऐसे दे सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में कौन सी चीज़ों को हम लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ता है। हम लोग मशीनरी, लोहा, मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट, पेपर, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, प्रेशियस स्टोन और प्लास्टिक, इन सभी चीज़ों का हम आयात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ कम आयात करें जिससे कि हो सकता है कि हम दूसरों को पेमेंट नहीं करना पड़े, हमारी पूंजी बाहर नहीं जाए। मान लो कि हम लोग पेपरलेस व्यवहार करें। आज हम जानते हैं कि सभी लोग यही चाहते हैं कि कागज़ का कम उपयोग करें, तो हम लोगों को कागज़, पेपर यानी कि बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो हम लोगों को कम मंगवाना पड़ेगा। क्रूड ऑयल है जो भारत में सबसे बड़ा बिल जिसका होता है, क्रूड ऑयल के ऊपर जिसका खर्च होता है, पेट्रोलियम है, इन सब के ऊपर, प्लास्टिक है, प्रेशियस स्टोन है, अगर उसका यूज़ है तो सही है। अदरवाइज हम लोग मान लो कि फूड ग्रेन्स हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्या फूड ग्रेन क्या भारत में ही उगाया जा सकता है जिससे कि हमें निर्यात के ऊपर कम खर्च करना पड़े। वैसे ही भारत की एक्सपोर्ट देखें, कौन सी चीज़ों से भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जूट प्रोडक्ट, शण जिसको गुजराती में शण कहा जाता है, जो पूर्व भारत में जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वगैरह में, बिहार में वगैरह इसका प्रोडक्शन होता है। जूट प्रोडक्ट्स, टी, रेडीमेड गारमेंट्स, क्लॉथ, मेटालिक और मसाले, स्पाइसेस, लेदर और लेदर गुड्स, टोबैको, कॉफ़ी, ऑयल केक्स, राइस, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब की हम निर्यात कर सकते हैं। अब भारत की हम इन चीज़ों का लिस्ट देखने से हमें पता चल सकता है कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद कुछ लोग परचेज नहीं करें। मान लो कि भारत में मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा निर्यात होती है, मान लो जैसे कि जूट प्रोडक्ट्स, जूट का मैक्सिमम उपयोग होता था पैकेजिंग में, लेकिन जैसे प्लास्टिक का उपयोग बढ़ गया है वैसे ही जूट का उपयोग कम हो गया है। जैसे ही आगे चलकर जैसे टोबैको है, कॉफ़ी एंड टी है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिसके उपयोग या निर्यात कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। भारत की भुगतान तुला का ये उदाहरण है। भुगतान तुला का नियम ये है
कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द एंड पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वस्तुओं का व्यापार, सर्विसेज का व्यापार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यहाँ तक मान लीजिए कि असंतुलित स्थिति में है। असंतुलित स्थिति में जो भुगतान तुला है उसको अंत में सेंट्रल बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शंस करके संतुलित बनाया जाता है। एक कुदरती स्वरूप में ये संतुलित नहीं होती। ये स्वाभाविक तरह से आप लोग समझते हैं कि हमारा जितना आयात होता है उतना ही निर्यात नहीं होता। जितने रुपयों का इंपोर्ट हम करें उतने ही रुपयों का एक्सपोर्ट नहीं होता। अगर हम भारत का ही उदाहरण लेते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हम लोग आयात करते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, भारत में स्थानिक तौर पर उत्पादन शुरू हुआ, हमारी इंपोर्ट काफ़ी कम हो गई, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके साथ साथ हम लोग पूरा हमारा इंपोर्ट बिल उसी वस्तु के आयात के ऊपर जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल। तो भारत की टोटल जितनी इंपोर्ट है, इंपोर्ट का जितना भी है उसका ज़्यादा अधिकतर शेयर इंपोर्ट बिल है जो वह क्रूड ऑयल के बिल का ऊपर खर्च है। लेकिन जो भारत से निर्यात होती है वो पूरी जितनी भी निर्यात होती है उससे उसकी तुलना में काफ़ी कम है। भारत में से निर्यात होने वाली वस्तुओं की जो इनकम होती है वो क्रूड ऑयल से के ऊपर खर्च हो जाती है। इसका मतलब है जो भारत की मर्चेंडाइज है उसके ऊपर भारत में असमतुला है। असमतुला दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फेवरेबल इम्बैलेंस एंड नेगेटिव अनफेवरेबल इम्बैलेंस। फेवरेबल इम्बैलेंस या हमारी जो फायदेमंद अनुकूलता है, असमतुला है, सरप्लस हम जिसको हम कहेंगे, इसमें हमारी निर्यात से होने वाली इनकम अधिक होती है। नेगेटिव असमतुला में हमारे इंपोर्ट से होने वाला खर्च ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आयात से निर्यात अगर ज़्यादा है, आयात की तुलना में निर्यात से होने वाली इनकम अधिक है, तो सरप्लस या फेवरेबल असमतुला होगी। लेकिन इनकम के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहा है, उतना निर्यात से हमारा इनकम नहीं हो रही है, तो नेगेटिव असमतुला होगी। असमतुला कुछ भी हो सकती है। असमतुला को इस ऑडिट में समतुलित बताया जाता है। इन शब्दों के ऊपर खास ध्यान देना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या कोई भी ऑडिट है उसमें समतुला बताई जाती है, कुदरती तौर पर समतुला नहीं भी हो। क्योंकि जैसे भारत से जितने लोगों ने विदेशों में निवेश किया है उतना ही फॉरेन से हमें इन्वेस्टमेंट मिले ये ज़रूरी नहीं है। भारत से जितने भी विद्यार्थी बाहर पढ़ने जा रहे हैं उतने ही विद्यार्थी बाहर से भारत में पढ़ने आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में व्यक्तिगत इंडिविजुअल अकाउंट्स में या सब अकाउंट्स में असमतुला हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हिसाब पूरा किया जाता है तो वो संतुलित होता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 2007 के बैलेंस ऑफ पेमेंट का। 2007 का बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसमें हम लोगों ने जैसे अलग अलग अकाउंट्स पहले समझे हैं, वैसे ही करंट अकाउंट जिसमें मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं का है, इनविजिबल्स व्यापार और सर्विसेज का है, और फिर इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसका भी है। अलग अलग तौर पर जुलाई से सितंबर यानी कि क्वार्टरली ईयर का 2007 का प्रोविजनल हम यहाँ पर बताया गया है। जुलाई से सितंबर का पार्शियली रिवाइज्ड बताया गया है। 2007 का अप्रैल टू सितंबर पार्शियली रिवाइज्ड बताया गया है। इन सभी अकाउंट्स का आप अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं। हम समझने के लिए सिर्फ जुलाई टू सितंबर 2007 का प्रोविजनल अकाउंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करें अगर तो करंट अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट जिसमें मर्चेंडाइज बताया गया है। मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के व्यापार। हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट का वह अकाउंट है जो हमारा
निर्यात से होने वाली इनकम बता रहे हैं। भारत में जितनी भी विदेशी मुद्रा आएगी वो विदेशी मुद्रा बताई जाएगी क्रेडिट अकाउंट में। डेबिट अकाउंट वह है कि जो हमारी पूंजी बाहर जा रही है, हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज़ भी हो सकती है, हमारी क्रेडिट भी हो सकती है। हम लोगों को जो विदेशी मुद्रा मिलेगी वो क्रेडिट अकाउंट में आएगी, या हम लोगों को जो चुकानी पड़ेगी वो आएगी डेबिट अकाउंट में। हमारा 2007 का जुलाई से सितंबर का प्रोविजनल जो अकाउंट बता रहा है मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के व्यापार का, वो है 37,875 करोड़ रुपए। इतना हम लोगों ने निर्यात किया है। उसके साथ साथ हमने कितने वस्तुओं का आयात किया है, तो 59,586 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि हमारा आयात खर्च ज़्यादा है, निर्यात से होने वाली इनकम हम कम देख रहे हैं और आयात के ऊपर होने वाला खर्च अधिक है, यानी कि यहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस है, असमतुला है यहाँ पर। वैसे ही हम इनविजिबल्स देखते हैं, यानी कि इनविजिबल्स में सर्विसेज की बात की जाती है, जिसमें ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और अलग अलग इन सभी बातों का होता है। अब देखिए कि इस ट्रैवल का क्या सिचुएशन है। तो ट्रैवल हम लोगों को 2,248 करोड़ रुपए की हम लोगों को इनकम हुई है। उसके ऊपर हम लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 2,079 रुपये, यानी कि ये इंडिविजुअल अकाउंट जो है 169 करोड़ रुपए का हम लोगों का फेवरेबल असमतुला बता रही, इम्बैलेंस है। असमतुला तो है। अब ये हम सिर्फ दो भी मान लो कि काउंट करते हैं, तो इन सब में सर्विसेज में आप देख सकते हैं कि जितने भी करोड़ रुपए की हमारी इंश्योरेंस है, उतना ही हम लोगों का डेबिट अकाउंट नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मान लो कि 675 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों का आयात के ऊपर होने वाला जो खर्च है, इंश्योरेंस का जो आयात खर्च है, वो 291 करोड़ रुपए का है। और लेकिन जो इंश्योरेंस हम लोग बेच रहे हैं दैट इज़ 372 करोड़ रुपए। यहाँ पर इंश्योरेंस का जो अकाउंट है उसमें हम लोगों का फेवरेबल अकाउंट है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट में आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर असमतुला हो सकती है। आगे हम लोग चलकर देखें। अब करंट अकाउंट जो है उसमें मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं का व्यापार भी होता है और सेवाओं का, इनविजिबल, विजिबल्स एंड इनविजिबल, जो दृश्य वस्तुएं होती है और अदृश्य वस्तुएं, या हम जिसको सेवाएं कहेंगे। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज है वो देखी नहीं जाती है, उसको अदृश्य बातें, इनविजिबल्स कहा जाता है। उसमें हम एट द एंड यानी कि करंट अकाउंट जो उसके में आता है, उसके बाद करंट अकाउंट के बाद आएगा कैपिटल अकाउंट। अब टोटल करंट अकाउंट का हम लोग 70,000 रुपीज़ हमारा क्रेडिट है, 75,000 रुपीज़ हमारा डेबिट है। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट में हमारी नेगेटिव समतुला है, 5,516 करोड़ रुपए हमारी असमतुला है। अब इस सब ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने 70,000 रुपीज़ का निर्यात किया है तो उतने ही करोड़ रुपए का आयात भी हो, दोनों में असमतुला है, हो सकती है। अब इस असमतुला को दूर किया जाता है कैसे? हम लोग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को यूज़ करेंगे। कैपिटल अकाउंट में हम लोगों का जो बातें आती है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में हुआ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी शेयर्स के रूप में आता है, री इन्वेस्टेड अर्निंग यानी कि भारत में जिस लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भारत में ही किया है, इन सभी बातों का समावेश होता है। आगे चलकर देखते हैं तो अदर कैपिटल, फिर आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। दूसरे सेकंड पॉइंट आता है लोन्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, इन सभी बातों का कैपिटल अकाउंट में समावेश होता है। लोन भारत ने दी है, लोन बाय इंडिया और लोन टू इंडिया। अब भारत को मिली हुई लोन कितनी है, भारत ने जो दी है वो लोन कितनी है? बाय इंडिया 5 करोड़ रुपए, और यहाँ पर क्रेडिट जो डेबिट है
वो है 13 करोड़ रुपए, इसमें आता है -8। टू इंडिया 970 एंड 509, इसमें प्लस है। इसका मतलब है चाहे मर्चेंडाइज अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट हो, कुछ भी हो, इंडिविजुअल अकाउंट में उसमें प्लस माइनस हो सकता है। फिर आता है बैंकिंग कैपिटल। अब जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी हो सकते हैं। मान लो कि हम लोग अगर किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कर सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश की कंपनी के शेयर परचेस करती है तो वो प्राइवेट निजी क्षेत्र से हुआ इन्वेस्टमेंट है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। अब भारत सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी दूसरे देश को दी गई लोन, किसी दूसरे देश से मिला हुआ लोन, तो इन सभी के द्वारा लोन वगैरह का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो आता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के बाद जो है बैंकिंग कैपिटल, उसमें कॉमर्शियल बैंक्स का आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और अदर्स, रुपी डेट सर्विसेज। अब रुपए के रूप में जो हम लोगों ने ऋण लिया है या भारत ने ऋण दिया है या ऋण लिया है, इन सब का भी आता है इसमें। अब टोटल कैपिटल अकाउंट जो है उसकी सिचुएशन देखें तो 93,700 करोड़ ये हमारा क्रेडिट है, लेकिन अगर 59,798 इसमें है हमारा डेबिट, यानी कि ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है इसमें ये हमारा फेवरेबल इम्बैलेंस है, यानी कि अनुकूल असमतुला। असमतुला दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। उसके बाद ओवरऑल बैलेंस हम A + B + C, ओवरऑल बैलेंस अगर हम कहें तो जिसमें A में हमारा था कि मर्चेंडाइज वगैरह यानी कि करंट अकाउंट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के द्वारा जो कैपिटल मूवमेंट होता है दैट इज B, और जिसमें एरर्स एंड ओमिशंस जो कहा गया इसमें 850 रुपीज़ का डिफरेंस, 850 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस अगर आता है तो ये 1,64,638 रुपीज़। अब यहाँ पर 1,35,402 करोड़ रुपए, डिफरेंस कितना हुआ 29,236 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ प्रतिकूल या अनुकूल। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? स्वाभाविक तौर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1,64,000 रुपये का है और यहाँ पर 1,35,000 रुपये का, यानी कि ये असमतुला है हमारी अनुकूल। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि आधुनिक अर्थतंत्र इस प्रकार की अनुकूल असमतुला को भी मान्य नहीं रख सकता, कि इसका मतलब है कि 29,000 रुपये के रिसोर्सेस हमारे पास पड़े हैं जो हम किसी और को उधार दे सकते हैं, हम किसी दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, कैसे भी करके हम लोग या गोल्ड परचेस कर सकते हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब 29,000 रुपीज़, यानी कि जब भी अकाउंट किया जाता है तो दोनों में एट द एंड ज़ीरो आना चाहिए हिसाब के तौर पर। अब हमारे पास 29,000 रुपये बचते हैं, तो इसको हम कैसे भी करके दूसरे विदेशों में हम लोगों को या तो निवेश करना है या उतने करोड़ रुपए की या तो हमें इंपोर्ट करनी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 29,000 रुपये का या तो हम क्रूड ऑयल परचेस कर सकते हैं, या तो 29,000 करोड़ रुपए का हम लोग गोल्ड परचेस कर सकते हैं, जो कि गोल्ड परचेस होगा रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर हम 29,000 करोड़ रुपए का किसी को लोन दे सकते हैं, या फिर 29,000 का हम लोग किसी को ट्रांसफ़र बाय गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार बैलेंस जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अनयूटिलाइज्ड नहीं रहने चाहिए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोगों ने उदाहरण लिया है भारत का। अब जैसे कि कैसे हम लोग बताएंगे कि अब 29,000 रुपीज़ का हम लोग कैसे मूवमेंट करें, तो या तो हम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हमारा क्रेडिट दे सकते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये बैलेंस, अब मान लीजिए कि ये तो हमारे पास 29,000 रुपीज़ का हम लोगों के पास है, ये हो सकता है कि माइनस भी हो, नेगेटिव हो, तो हमें IMF से लोन लेनी पड़ेगी कि हमारे पास 29,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये 29,000 रुपीज़ क्रेडिट में है या डेबिट में है।
उस हिसाब से उस 29,000 रुपये का हम लोग मूवमेंट करेंगे। अगर हमारे पास से इसकी बचत है तो हम IMF को लोन दे देंगे, या किसी को हम लोग इंपोर्ट कर देंगे, या फिर हम हमारा रिजर्व बैंक, मान लो कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है तो रिजर्व बैंक इसका गोल्ड परचेस कर लेगा। तो इस प्रकार से 29,000, जिसको 29,000 मान लो कि हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास हम लोगों ने किया, जो हमारे पास 29,000 बचते थे वो हम लोगों ने टोटली माइनस कर दिए 29,000, उसमें से किसी भी अकाउंट के ऊपर खर्च करके। बैलेंस 29,000 था, 29,000 हम लोगों ने खर्च कर दिए, आया 0। तो भुगतान संतुलन जो है या बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हिसाबी तौर पर रखा जाने वाला एक ऑडिट है, अकाउंट है। इसको एंड में हम लोगों के दोनों तुला की दोनों पहलू जो हैं, तुला की दोनों साइड्स सेम रहनी चाहिए। जितनी इंपोर्ट बताई जाती है या मूवमेंट इनफ्लो बताया जाता है, उतना ही आउटफ्लो करके ये दोनों अकाउंट्स सेम होने चाहिए। 29,000 बचते थे हमारे, जो हम लोगों ने माइनस करके यहाँ पर सेल कर दी। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सभी वस्तुओं का आयात और निर्यात से हमें पता चल सकता है कि भारत की जो एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुएं हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई देश हमारी चीज़ें परचेस करना बंद भी कर दे। मान लो कि जूट प्रोडक्ट है, राइस है, वो हमारे प्रतियोगी देशों से भी विदेश में मिल सकती है, लेकिन भारत जो इंपोर्ट करता है वो चीज़ें ऐसी है जैसे कि क्रूड ऑयल या प्लास्टिक, जिसकी इंपोर्ट हमेशा बढ़ती रहेगी। तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल क्यों है? भारत में निर्यात बढ़ सकती है या नहीं? भारत में से निर्यात बढ़ाएंगे या फिर आयात कम करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं? भारत का विकास का दर कौन सा है, विकास की गति कौन सी है? विदेशों में भारतीय अर्थतंत्र का क्या स्थान है? इन सब का हम लोगों को पता चल सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अध्ययन से। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे कि ऑडिट या अकाउंट किया जाता है, उसमें क्रेडिट एंड डेबिट होता है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सा आर्थिक व्यवहार हम क्रेडिट में रखेंगे या कौन सा डेबिट में रखेंगे? कौन सा हमारा जमा में होगा, कौन सा उधार में होगा? तो जितनी भी पूंजी अगर बाहर जा रही है, भारत से जितने भी पैसे, जितनी भी कैपिटल जितने बाहर जा रहे हैं, वो सारा डेबिट में आएगा। मान लो कि हम लोग कुछ वस्तु परचेस कर रहे हैं, डेबिट में आएगा। मान लो कि भारत के विद्यार्थी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ भारत का विद्यार्थी बाहर रहेगा, वहाँ पढ़ाई करेगा, हमारा खर्च होगा, पैसे बाहर जाएंगे। जितना भी टूरिज्म होगा, अगर हम लोग विदेशी बैंकों से हम लोगों की सर्विस परचेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं, हम लोगों का कैपिटल आउटफ्लो होगा। हम लोगों की पूंजी जितनी भी विदेशों में इन्वेस्ट हो रही है, हमारा कैपिटल आउटफ्लो होगा। मान लो कि इन्वेस्टमेंट भी है तो वह भी भविष्य में जो भी प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन इस समय वो हमारी पूंजी बाहर जा रही है। तो जितना कैपिटल आउटफ्लो है वो सब डेबिट में आएगा। भारत की सरकार हम किसी दूसरे देश की सरकार को लोन दे रही है। मान लो कि किसी देश में प्राकृतिक आपदा आई है और उस देश को मदद करने के लिए भारत ने उसको कुछ करोड़ रुपए दिए, तो वो भी डेबिट में आएगा। भारत की सरकार या भारत के लोग किसी दूसरे देश के लोगों को, या भारत की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार को गिफ्ट दे रही है, कुछ रुपए लोन दे रही, ट्रांसफ़र कर रही है, वो भी डेबिट में आएगा। हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका प्रॉफिट जो भविष्य में हमें मिलेगा वो क्रेडिट में आएगा, लेकिन अभी नहीं। जो वस्तुएं हम लोग निर्यात कर रहे हैं, हम लोग जो वस्तुएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कैपिटल हमें मिलेगी। बाहर के विदेश के लोग भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी क्रेडिट रहेगी। अगर कोई विदेशी संस्था भारत की सरकार या भारत के लोगों को लोन दे रही है या आर्थिक सहायता दे रही है या ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो क्रेडिट में आएगा। इस समय इसका मतलब होता है कि कौन सा सौदा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में रखें या डेबिट में रखें। मान लो कि हमारे पास बहुत सारी पूंजी जमा है,
तो अगर रिजर्व बैंक गोल्ड परचेस करता है तो वो आएगा डेबिट में। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो रिजर्व बैंक गोल्ड सेल करेगा या बेचेगा तो हमारा आएगा क्रेडिट में। तो इस प्रकार से कैपिटल मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है वो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो पार्ट्स हैं जिसमें वस्तुओं का व्यापार अगर सिर्फ होता है तो उसको व्यापार तुला कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को मिलाकर जो अकाउंट बनता है वो है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। इसके बाद जो भी फाइनेंशियल या मुद्राकीय लेन देन होता है, आगमन होता है, आवागमन होता है, वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मिलाकर भी अगर असमतुला है तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो होता है या भारत की सरकार या सेंट्रल बैंक जो करेगी वो आएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। इस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के द्वारा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान तुला की असमतुला को दूर किया जा सकता है। असमतुला अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। अनुकूल असमतुला उसको कहेंगे जिसमें हमारे पास क्रेडिट में ज़्यादा जमा है यानी कि कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है। प्रतिकूल अनुकूलता उसको कहेंगे कि जिसमें हमें हमारी कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है यानी कि हमारा डेबिट अकाउंट बड़ा है। इन दोनों को संतुलित करना है, वो है बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थान है उसको समझने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना अधिक ज़रूरी है। आज का ये पॉइंट, ये मुद्दा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में था। लेन देन की तुला या भुगतान की तुला। आपका समय शुभ रहे। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी